नमस्कार। मैं हूं आलोक कुमार। भारत के वैभव का उत्कर्ष का दिन मगध सल्तनत के पास था और आज मगध से ही पाटलिपुत्र से चले आए हैं हमारे साथ भैरव लाल दास, जिन्होंने सांस्कृतिक उत्कर्ष के बहुत सारे पहलुओं पर काम किया है। वो मिथिलाक्षर हो, गदर आंदोलन का इतिहास हो या गांधी की बिहार यात्रा हो, इन सबको इन्होंने बड़े कायदे से पिरोया है, शब्दों में, किताबों के सहारे और जगह जगह मंचों पर जाकर के लोगों को जागृत किया है। भैरव लाल दास जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। अपनी बात, इतना बड़ा आपका विषय क्षेत्र है, लेकिन कहीं से बात तो शुरू करनी पड़ेगी। आप कैथी लिपि पे काम कर रहे हैं और भैरव लाल दास और कैथी लिपि को लगभग देश एक रूप में देख रहा है, एक किताब के पन्ने के तौर पे देख रहा है। तो क्या है कैथी लिपि और कैसे गायब हुआ और कैसे उसे आप फिर से रास्ते पे ला रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैथी लिपि या फिर भारत की लिपियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो उत्तर गुप्त काल के बाद मगध के साम्राज्य का विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो जहां जहां मगध का साम्राज्य का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, छोटे छोटे छत्र मुख्यालय बने, वहां उनको अपनी शासन व्यवस्था के साथ साथ अपनी लिपि की आवश्यकता हो। और उसी के बाद से आप 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास में देखेंगे जो भारत में कई लिपियों का आविर्भाव हुआ, वैसी लिपियों का जो मुख्य लिपि से थोड़ी सी अलग थी। लिपि वही थी, थोड़ी सी वेरिएंट्स थी। वो वेरिएंट्स क्यों थी? जो जल्दी से लोगों को लिखने में आसानी होती थी, कम पढ़े लिखे लोगों को पढ़ने में सुविधा होती थी। तो ये भारत के सभी लिपियों के साथ हुआ है। ये मौर्य साम्राज्य के साथ जो उनका जो ज्योग्राफिकल एरिया था, उसमें कैथी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी से थोड़ा सा अलग होकर के 9 अक्षर उसके अलग थे देवनागरी से। और यदि आप ब्राह्मी और देवनागरी दोनों लिपियों का देखेंगे तो आपको लगेगा जो ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज ब्राह्मी से निकली हुई है, ये चीज देवनागरी से निकली। कैथी लिपि में शिरोरेखा नहीं होती है, हर्षे दीर्घे हर्षो दीर्घो का बहुत ख्याल नहीं होता है। जैसा मैंने आपको कहा, जो समाज के कम पढ़े लिखे लोग, महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी थी, उसका उपयोग करते थे। और ये संस्कृताइज नहीं था, ये संस्कृत निष्ठ नहीं होता था। जो ग्रामर की आवश्यकता हो या कुछ हो, जैसे मन हो वैसे लिख दीजिए, वो आपका एक्सप्रेशन का एक मीडियम बन जाता था। कैथी लिपि 2006 में यूनेस्को ने इसे विलुप्त लिपि की संज्ञा दे दिया था। यूनेस्को ने कहा जो अब ये खत्म हो गई है और अब ये इतिहास की चीज होती है। मुझे बहुत कचोटा, क्योंकि मैं बचपन से ही सुन रहा था, देख रहा था, जो कैथी लिपि अपने आप में एक ऐसी लिपि है जो कि समाज के सभी वर्गों द्वारा अंगीकार किया गया है। तो खत्म कैसे हो जाएगी? इतिहास की धूल पड़ सकती है, प्रयोग में नहीं आ सकती है, लेकिन खत्म क्यों हो जाएगी? तो 2007 से मैंने कैथी पर काम करना शुरू किया। एक मेरे मित्र थे, उन्होंने इसे कायस्थ की से जोड़ करके उन्होंने मुझ पर कटाक्ष किया। जो कैथी लिपि कायस्थों से लिपि है, ये आपकी अज्ञानता है। जाति, कायस्थ जाति। हाँ, कायस्थ जाति, ये आपकी अज्ञानता है। और कायस्थ का एक बृहद का पारिभाषिक कोश है, आप इसको छोटे रूप में मत लीजिए। और ये लिपि कायस्थ की नहीं हो सकती है। जब कोई समाज एक बड़े तौर पर बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में किसी लिपि को अंगीकार करता है या किसी भी चीज को अंगीकार करता है, तो उसे एक जाति से आप बांध करके नहीं रख सकते। लेकिन अमूमन विशेष रूप से बिहार में जाति से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। और कैथी नाम से ही कैथ से जुड़ा हुआ था, तो लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने काम करना शुरू किया। शुरू में 25 पेज का एक रिसर्च आर्टिकल लिखा, लेकिन इससे न मुझे संतोष हुआ। फिर मैंने उसे बृहद आकार दिया। 2008-9 तक, 2007 से मैं काम करना शुरू किया था। कैथी पर एक भी किताब नहीं थी। उस समय तक एक भी किताब नहीं थी जो कैथी, गौरीचंद हीराचंद ओझा की किताब थी जिसमें कैथी का 2 पेज था। इस तरह से बुनाकर मूल्य में से 2-3 पेज था। कैथी पर कोई काज नहीं थे। हाँ, एक स्कॉलर हुए थे अंशुमान पांडे जी, जिन्होंने कैथी का यूनिकोड में डेवलपमेंट पर में उन्होंने रिसर्च किया था और कैथी को कैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज बनाएंगे उस पर उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। इन सब चीजों को मिला करके मैंने एक किताब निकाला
फिर क्षेत्र का यूनिकोड में है उपलब्ध क्या थी? अभी तो थोड़ी सी असुविधा है, लेकिन है, कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं आप यूनिवर्सल नहीं कर सकते, जैसे आप चाहेंगे जो मोबाइल पर हम कैथी में टाइप कर दें तो ये नहीं होगा, लेकिन वो नजदीक आ चुका है, मतलब उस पर भी काफी काम किया। तो फिर 2009 के बाद हमने उसको किताब का स्वरूप दिया, और फिर उस किताब का स्वरूप देने के चक्कर में मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत जगह घूमा, बहुत लोगों से मिला। अब कोर्ट में कैथी में एप्लीकेशन होते थे, कोर्ट की बहस होती थी कैथी। एक सुल्तानगंज थाना है पटना में, उसका एक पुराना FIR हमको कॉपी मिल गया, जिसमें 2 बकरी भुला गई थी, तो कैथी में वो सनहा दर्ज किया गया था, FIR दर्ज किया गया था। फिर हमको उसी चक्कर में मिल गया, जो राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपने पत्नी को एक पत्र लिखा था 1936 में, जिसमें कि उन्होंने लिखा था जो आपके पिताजी ने आपके साथ, मेरे साथ आपकी शादी की, जो कि मैं बहुत ब्रिलियंट वकालत का स्टूडेंट था, और लेकिन मैं तो कमाया नहीं, तो मैं तो किसी तरह रह लूंगा, लेकिन आपको तो बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं तो गांधी के रास्ते पर चल चुका हूँ, तो मैं तो वापस नहीं होऊंगा, और आपको जो तकलीफ हो रही है इसके लिए मुझे खेद है, क्षमा प्रार्थी, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। तो इस चीज को उन्होंने क्या थी, लिपि में लिखा ताकि उनकी पत्नी कम पढ़ी लिखी पत्नी पढ़ सके। तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत चीज हमको मिला, तो सबको उतना तो मैं नहीं बटोर सका, एक सीमा होती है। तो मैंने किताब बनाया, एक किताब की पांडुलिपि तैयार किया। अब चूंकि मेरी पहली किताब थी तो उसको लेकर के मैं दिल्ली आया। दिल्ली में 3 प्रकाशक से मिला, प्रकाशक का नाम लेना उचित नहीं है, तो बोलते थे कैथी होती क्या है। दूसरा बोला जो इसको छाप के मुझे क्या मिलेगा, कौन खरीदेगा। तीसरा बोला जो ये मेरे सिलेबस की चीज नहीं है। तो मैंने सोचा ये इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वापस गया 2010 में, GPF से 25,000 रुपया 24,000 रुपया निकाला, और 25,000 में मैंने किताब को पब्लिश करवाया। तो किताब पब्लिश हुआ। अब हुआ जो भाई इसका लोकार्पण हो किसी तरह से, उसको लेकर के मन में बहुत उत्साह, बहुत उमंग। लेकिन लोकार्पण में जो मेरे मुख्य अतिथि होने, जिनके हाथों लोकार्पण होने वाला था, उन्होंने एक दिन पहले, एक दिन कहिए समझिए जो 12-16 घंटा पहले उन्होंने कह दिया जो मैं आपका लोकार्पण नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है जो कैथी कैस्टों के लिए भी है। अरे भैया, फिर बेतलवा डाल पर में अब हम उनको बहुत समझाए तो सर ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये बात है और मैं इस चक्कर में नहीं फंसूंगा। तो फिर मेरे पास पैसे नहीं, तो मेरे पास मेरे जेब में मात्र 250 रुपये थे। फिर मैं वहाँ पर एक चेतना समिति है पटना में, उसका एक ऊपर वाला एक हॉल ठीक किया, नीचे में दरी लाया, सबको बिठाया। फिर देखते हैं जो जिन्होंने मना किया था वो दौड़े दौड़े चले आए, नहीं हम ही रहेंगे इसके लोकार्पण कार्यक्रम में। बोले सर आप मत आइए, ऊपर में है वो चढ़ने में उनको दिक्कत, बोले नहीं हम आएंगे, हमसे आप लोकार्पण नहीं कराइएगा। आप आइएगा और आप लोकार्पण नहीं करिएगा सो कैसे हो। अब कुर्सी नहीं है तो एक वो जो पोचाड़ा करता है वो कुर्सी हम मांग के लाए, उन्हीं पर उनको बैठाए, बाकी सारे लोग दरी पर में, वो कुर्सी पर में लोकार्पण हुआ। तब तक मैं इतना खिन्न हो चुका था जो मैंने सारे किताबों को बांट दिया, चाचा ये ना रहेगा नाम कैथी मकाम, कहाँ कौन झमेला में फंस गए, जाति तो उसका मैंने छोड़ दिया, भाई कौन ही कैथी जाति उति के चक्कर में पड़ेगा, दूसरा चीज पर काम करेंगे। कुछ दिन के बाद देखते हैं जो उस लोकार्पण के करीब 15 दिन के बाद 2 लड़की आई मेरे घर पर खोजते, विदेशी लड़की। कौन है भाई, तो बोली आप भैरव लाल दास हैं। हाँ, हिंदी बोल रही थी। हाँ, तो मैं दिल्ली में कौन सा इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रही हूँ और मुझे क्षेत्रीय लिपि पर रिसर्च करना है। सो मुझे मालूम हुआ किताब, उसके हाथ में बड़ी किताब थी भारी आपत। तो मेरे घर में जितने भी चीज मैंने थे वो सब मैंने उनको दिखाया, देखिए ये है ये जमीन का दस्तावेज, ये पत्र है, ये धार्मिक दस्तावेज है। पूरे दिन वो बैठी मेरे घर में, खाना खाई और वो सारा चीज एक तरह से बटोर के हमसे ले गई। तो तब मेरे मन में आया जो ये विदेशी लड़की, जर्मन की लड़की है और मेरे घर में आकर के इस पर कर रही है, तो इसका मतलब हमने अच्छा काम किया है, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं सोच रहा था जो इस कैथी के और भी और ठहर के दर्शकों को बता दीजिए कि इसके क्षेत्र की व्यापकता क्या है इस लिपि की। देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे जानकारी थी जो ये सिर्फ मिथिला में ये कैथी लिपि है। थोड़ा आगे बढ़े तो देखे जो मगध साम्राज्य की कैथी लिपि है, बिहार के सभी भाषाओं की कैथी लिपि है। बिहार में चाहे वो भोजपुरी हो, मगही हो कि मैथिली हो, या फिर जो उपभाषाएं हैं, बज्जिका हो, अंगिका हो, सुरजापुरी हो, सारे के सारे
कैथी में लिखे हुए थे। थोड़ा ज्योग्राफिकल एरिया को आगे बढ़ाइएगा तो आगरा से लेकर के इधर के एरिया में पूरा पूरा बनारस, पूरा जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, आगरा से इधर पूरा का पूरा कैथी। झारखंड तो बिहार का ही पार्ट था, झारखंड में कैथी। छत्तीसगढ़ का थोड़ा पार्ट में कैथी, बंगाल के मालदा एरिया में थोड़ा पार्ट में कैथी, और नेपाल का पूरा तराई एरिया, इतना बड़ा ये क्षेत्र है। उड़ीसा का ही बता रहे थे आप? उड़ीसा का अभी हमको जानकारी मिली है, जो उड़िया लिपि का ही, जैसे ये हिंदी का वेरिएंट्स है, लिपि का देवनागरी का वेरिएंट्स है, उसी तरह से उड़िया का भी एक वेरिएंट्स मिला है लोगों को, और वो भी उसकी भी वही स्थिति है जो कैथी की बिहार में। तो कल मुझे एक वाइस चांसलर मिले थे, उन्होंने कहा जो आप क्यों नहीं जाकर के वहाँ काम करते हैं। सो आप जब कैथी को फिर से आप पुनरुद्धार कर दिए, विलुप्त लिपि को जीवंत कर दिए, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। हमने कहा जो भाई मेरे किसी भी एक व्यक्ति का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन मैं देखता आप आगरा बता रहे हैं, आगरा अकबर की आगरा किला, आगरा फोर्ट था, या फिर उससे पहले उनके शाहजहां का ताजमहल है, तो क्या मुगल सल्तनत के समय में भी कैथी व्यवहार में था या क्या? मुगल सल्तनत से पहले शेरशाह जो था वो बहुत ही जनप्रिय राजा था। शेरशाह ने क्या किया था, जो शेरशाह के 1540 यदि हम उसको मानते हैं जो उसका पीरियड था, तो उसके लगभग 200 साल पहले कैथी पूरी तरह जन में चली गई थी। शेरशाह का एक बड़ा बहुत बढ़िया, एक तो अपने वो मुहर में कैथी का अल्फाबेट को डाला था वो। दूसरी बात जो इतिहास के जानकारों को बता दीजिए, भारत की जो सबसे बड़ी रेखा है ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, वो सड़क शेरशाह शुरू किया था, तो वो उसने वो अपने डाला था। दूसरी बात, एक बड़ा छोटा सा काम किया था वो, जो वो 2 तरह के कारकुन की भर्ती किया था। कारकुन मतलब क्लर्क। एक क्लर्क था जो कि जनता का था। जनता का मतलब जो आलोक जी जमीन खरीदे, भैरव लाल दास जमीन बेचें, या आलोक जी जमीन बेचें, भैरव लाल दास खरीदे, इससे राजा को कोई मतलब नहीं था। राजा को मतलब ये था जो इस मौजा से हमको पहले 200 रुपया मालगुजारी आती थी, अभी भी 200 रुपया मालगुजारी आनी चाहिए। तो ये जो मालगुजारी राज दरबार में जाती थी, उसके लिए पर्सियन कारकुन होता था। और जो रैयत के बीच क्या रिलेशन था, उसका जो था वो लोकल कैथी स्क्राइबर था लिखने के लिए, ताकि रैयत समझ सके जो मेरा इस खेत को हमने इसको बंधक दिया, रेहन दिया, बेचा, या जो कुछ किया, इसका बाउंड्री ये है, रकबा ये है, फरमाइश ये सब कुछ। तो उसने एक बड़ा सा काम किया था, और यही कारण है जो कैथी जमीन के साथ जुड़ती चली गई। पहले से भी थी, उसके बाद भी चली गई। शेरशाह सूरी का तो साम्राज्य अफगानिस्तान जो आज का है, काबुल से कहते हैं, कंधार से लेकर के और कलकत्ता। तो ये नहीं कहा जा सकता है जो हमारा कोई अध्ययन नहीं है जो अफगानिस्तान में भी कैथी था या कोई दूसरा चीज होगा, हम उतना मेरा अध्ययन नहीं है। लेकिन अभी जो एक अनुश्री प्रोफेसर है यहाँ इंग्लिश की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसने पाकिस्तान से कुछ आर्काइव से निकाला है जो कैथी में ही है। तो आगे अध्ययन होगा तो वो पता चलेगा। गुरुमुखी के बारे में आप बता रहे थे। गुरुमुखी देखिए, जैसे कि कैथी बिहार के क्षेत्र में यदि हम मान के चलें उसको, तो ये देवनागरी और हिंदी का एक उसका प्रयोग होता है। हालांकि कैथी भोजपुरी की यदि अभी अष्टम अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है, तो उसका यही कारण है जो भोजपुरी वालों ने बहुत विलंब से कहना शुरू किया जो कैथी मेरी स्क्रिप्ट है। हालांकि मैं बहुत दिनों से उन लोगों को आगाह कर रहा हूँ, जो मेरे पास 400 साल का एविडेंस है जो कैथी भोजपुरी भाषा में कैथी की लिपि लिखी हुई। तो आप क्यों नहीं इसको बोलते हैं? क्योंकि भाषा और बोली में एक ही अंतर है, जो क्या आपके पास अपना लिपि है, क्या आपके पास अपना ग्रामर है, क्या आपके पास अपना शब्दकोश है? तो आप बताइए जो हाँ कैथी हमारी लिपि, मैथिली और संथाली इसी आधार पर बना। तो आप कहिए जो कैथी मेरी लिपि है। तो अब उन्होंने कहना शुरू किया है तो कैथी हमारी अपनी लिपि है भोजपुरी की। और फिर वो देखिएगा आज ने कल अष्टम अनुसूची में आ ही जाएगा वो भोजपुरी का। हम उसके समर्थक है, जो भोजपुरी को मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी समृद्ध भाषा है। तो लिपि के कारण यदि नहीं मिल रहा है तो हम उसके स्वयंसेवक हैं, मैंने निकाल के दिया है, देखिए ये इसकी है। तो मगही की वही स्थिति है। मगही इतनी पुरानी भाषा है, लेकिन मगही में अभी जनचेतना का अभाव है। अभी भी जितना काम मैथिली और भोजपुरी पे हो रहा है उतना मगही पे नहीं हो रहा। मेरे मगही भाषी क्षेत्र जितने मित्र हैं उनको मैं बार बार उत्साहित करता हूँ, जो आप लोग क्यों नहीं अपनी संस्कृति और भाषा के प्रति सचेत हो रहे हैं, थोड़ा और काम करिए।
पत्रिका निकालिए, आपस में गोष्ठी करिए, जो भी काम होता है भाषागत काम करिए। तो मगही भी एक अच्छी है। हम पर तो आरोप लगा, एक राजगीर के थे और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे डांट पिलाई। उनके हाथ में कैथी थी, बोले अरे ये तो कैथी जो थी तो हमारे राजगीर की मगध की क्षेत्र की लिपि है, आप इसको मिथिला वाले क्यों इस पर दावा बोल रहे हैं। तो हमने उनको बताया जो कैथी की स्थिति एक अंधों की और हाथी वाली कहानी की है। जो जहां से छूता है उसको लगता है हाथी ऐसा ही है। मगही वाले छूते हैं तो कहते हैं कैथी मेरी है, भोजपुरी वाले कहते हैं कैथी मेरी है, मैथिली वाले कहते हैं कैथी मेरी है, सबकी कहती है। बंगला का भी जो मालदा से इधर का एरिया है उसमें आपको बहुत सारे कैथी मिल जाएंगे। नेपाल के पूरा तराई एरिया में सब कैथी लिखने वाले मिल जाएंगे। हाँ, भाषा उसकी अलग हो सकती है, कहीं नेवारी है, यहाँ मगही है, यहाँ भोजपुरी है, मैथिली है। लेकिन एक विवाद सुलझाने में मुझे बहुत दिन लग गए, बल्कि मैं बहुत दिनों तक मैं थोड़ा सा आलोचना का पात्र भी रहा। जो ब्राह्मण और कायस्थ, मैं बार बार इसकी वकालत करता था जो भाई एक लिपि किसी जात की नहीं हो सकती है। कायस्थ वाले बड़े कॉलर उठा के कहते थे अरे मेरे दादाजी लिखते थे कैथी, कैथी तो हमारी है, कायस्थ माने कैथी, कैथी माने कायस्थ। हम उनको पूछते थे जो क्या आपके दादाजी का लिखा हुआ आपके घर में कुछ है? वो तो नहीं है। हमको तो फिर कौन सी दादाजी और कैथी की बात करते हैं। मैंने जब ब्राह्मणों को ये संतुष्ट किया, जो पंजी, जो ब्राह्मण की पंजी है उसमें कैथी का उपयोग धड़ल्ले से किया गया है। न्याय का जो न्याय निर्णय था, अभी कोर्ट का जो है उस पुराना तो राजा का न्याय निर्णय होता था, उनके जो होते थे उनके द्वारा लिखे गए न्याय निर्णय कैथी में है। जब उनको हमने समझाना शुरू किया जो ऐसा कौन ब्राह्मण का घर है जिसमें कैथी के लिखे हुए दस्तावेज नहीं है, यदि आपको लगता है जो कैथी ब्राह्मणों का नहीं है तो दस्तावेज हमको दे दीजिए, हमारा तो कैथी है। तो फिर उन्होंने इस चीज को मानना शुरू किया और बाद में इस लेवल पर आए जो नहीं ये सब कोई। मैंने एक और बड़ा काम किया जो कि उल्लेख करना हमको बहुत जरूरी लगता है। जो कैथी का जब किताब छप गई 2010 में, तो एक एसएन सिन्हा साहब मेरे पास खोजते हमको, सजदानंद सिन्हा की बात कर रहे हैं? नहीं जी। अब सजदानंद सिन्हा उनका नाम था, एक क्या था, हमको एसएन सिन्हा से हम लोग जानते हैं। 1965 बैच के आईएएस थे वो, रेवेन्यू सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी हुए थे वो, ओल्ड एज के थे वो। मेरे ऑफिस में ढूंढते पहुंचे, भैरव लाल दास, हाँ हम है सर, तो तुम ये मेरा कार्ड है, तुम आओ हमसे मिलो आकर के। हम गए तो उन्होंने 2 पन्ना निकाल के दिया, ये राजकुमार शुक्ल की डायरी है का पन्ना है। राजकुमार शुक्ल मतलब फिर से याद दिला दीजिए दर्शकों को, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इसको आपने कहा है कि गांधी के तीसरे गुरु थे, जो चंपारण ले गए और गांधी के गुरु का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, जिसके लिए आपने किताब भी लिखी है, गांधी के तीसरे गुरु। हाँ, राजकुमार शुक्ल की ये डायरी है, ये कैथी में है, 1917 ईस्वी की। तुम पढ़ो। हमने उसको पढ़ तो दिया, लेकिन अब उनके चेहरे पे हुआ जो इस पर काम करो, इसको पूरी डायरी को अनुवाद करो, तुम इस पर प्रकाशन करो। तो हमने कहा नहीं हम ये सब काम नहीं करते हैं, क्योंकि तब तक हम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह और गदर पार्टी का इतिहास वगैरह लिख चुके थे, और गदर पार्टी के इतिहास के चक्कर में हम अमेरिका भी गए। तो दूसरा प्रकरण है, कैथी का प्रकरण नहीं है। तो हम कहे नहीं हम भगत सिंह वाले ग्रुप के, हम गांधी उन्दी पर नहीं चर्चा करेंगे। तो बोले नहीं तुम करो गांधी पर चर्चा। फिर हम गए, चंडीगढ़ गए, प्रोफेसर मालविंदर जीत सिंह बड़ाइस से मिले, फिर वापस आए। हम कहा ये क्या है, हम काम करेंगे। बड़ाइस साहब ने कहा नहीं काम करो। तो हम लाए तो देखे जो 1917 का पूरी की पूरी डायरी है कैथी में, जो गांधी से रिलेटेड थी। तो हम उसको पढ़े तो वो लिखते रहे। राजकुमार शुक्ल सुबह उठा, खाना बनाया, उनसे मिला, वहां गया, वो किया। एक पैराग्राफ का वो उनकी डायरी रोजनामचा होती थी। हमने कहा पूरा तो हमने अनुवाद कर दिया। फिर एक आदमी एक्सपर्ट थे, उनसे हमने दिखवा भी लिया, जब चूंकि बहुत सारे वर्ड्स हम पढ़ नहीं पाते थे। तो हमने कहा ये इसका क्या इतिहास होगा। लोग सुबह उठा, नाश्ता किया और वहां गया, उनसे मिला, तो ये तो कोई हिस्ट्री नहीं हुई। और ये बार बार बोल रहे हैं तुम इसको प्रकाशित करवाओ। तो 3 साल हमको लग गए। फिर हमने चंपारण गांधी पर में पूरा का हिस्ट्री निकाला, माइनिंग किया, पढ़ा, किताब निकाला, पांडुलिपि तैयार किया। फिर वही कैस्थ वाली कैथी मेरे पीछे पड़ गई। हम जहां जाते थे तो कैथी मतलब कैस्थ कैस्थ है अपना। हम इवन जो आर्काइव्स के डायरेक्टर थे बिहार के उस समय में, उनको हमने कहा जो भाई ये राजकुमार शुक्ल की डायरी है, आप इसको प्रकाशित करवाइए। बड़े आइकॉन है बिहार के। तो उन्होंने कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन का बड़े स्कॉलर, मैंने जिंदगी में जितने स्कॉलर्स को अभी तक देखा है, मैंने उनसे बड़े स्कॉलर बहुत कम पाया। तो उनसे उनको जानकारी मिली जो हम ये किए हुए हैं।
तो उन्होंने कहा लाइए पांडुलिपि हमसे मंगवाए। उसके बाद बोले जो सुरेंद्र गोपाल एक हुआ करते थे पटना यूनिवर्सिटी के हेड, वो भी बड़े स्कॉलर, वो यदि कह देंगे जो ये अच्छा है तब तो हम छापेंगे। हम ठीक है सर, आपको रॉयल्टी नहीं देंगे, आपको किताब को देंगे, ये सब जो शर्त होता है हम सब मान लिए। फिर उन्होंने किताब छापा, वो राजकुमार शुक्ल की डायरी जो थी। और कुछ ही दिन के बाद रामचंद्र गुहा जो बहुत बड़े गांधीयन और लेखक हैं, पत्रकार भी हैं, सब कुछ हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में फुल पेज पर उस किताब का समीक्षा लिख दिया। उसके बाद भैरवलाल दास बड़े इतिहासकार हो गए, बड़े लिपि विशेषज्ञ हो गए, सब कुछ हो गए। आपका काम विषय मुझे वहां आ रहे थे, हम गुरुमुखी पे आ रहे थे। हाँ, गुरुमुखी पे क्या आ रहे थे, जैसे देखिए गुरुमुखी के बारे में एक चीज और जानना जरूरी। गुरु गोविंद सिंह सिखिज्म के आखिरी गुरु पटना और पटना साहिब से गए हैं, आपके मगध इलाके से गए। तो और गुरुमुखी को सिखिज्म की भाषा के तौर पर, लिपि के तौर पे इस्तेमाल किया। उसमें कहाँ आप पाते हैं, कैथी क्या पाते हैं? हाँ देखिए, कैथी उसमें गुरुमुखी का ये जो उनका माने ये है धार्मिक ग्रंथ है, उसमें कई कैथी का उपयोग है। लेकिन उस धार्मिक ग्रंथ के का रिलेशन कैथी से इस प्रकार है, जो शारदा लिपि उस पूरे पहाड़ की सबसे कश्मीर से लेकर के पूरे, और वो जो कन्नौज सबसे अधिक शारदा लिपि प्रचलित थी। सबसे बढ़िया जो आप एक शास्त्रीय लिपि कहते हैं, उसको भी तो यूनाइटेड नेशन ने विलुप्त घोषित किया था। तो आप जब उस पूरे पहाड़ की लिपियों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो टाकरी हो, चाहे और भी लांडा हो, सब चीज हो, तो आप देखेंगे फिर वही कहानी बनती है जो एक बुद्धिमानों के लिए, विद्वानों के लिए एक ग्रंथ और एक लिपि है, और एक लिपि ऐसे लोगों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं, महिलाएं हैं, जो खेतिहर हैं, जो किसान हैं, जो जातिगत रूप से भी निम्न श्रेणी में है, तो उन लोगों के लिए है। तो जो आपका गुरुमुखी है, तो गुरुमुखी कैथी का ही एक सहोदर टाइप का है, जो कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाया गया। शारदा जो नहीं भी पढ़ सकते हैं, गुरुमुखी को आराम से वो पढ़ करके वो बातों को समझ जाएंगे। जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज ने सबसे पहले 1826 ईस्वी में कैथी को अडॉप्ट करके उसमें उन्होंने बाइबल लिखना शुरू किया, तो मेरे ख्याल से वो कंसेप्ट आया होगा सिखिज्म से ही। तो यदि आपको अपने धर्म की अच्छाइयों से आम जनता को अवगत कराना है, तो आपको उन्हीं की लिपि और उन्हीं की भाषा में यदि आप अवगत कराएंगे तो आपका संदेश अधिक अच्छे तरीके से पहुंचेगा। 1826 में बाइबल लिखा जा चुका था, बाइबल प्रकाशित हो चुका था कैथी में, और उस समय में आप देखिएगा जो क्रिश्चियन मिशनरीज की संख्या बहुत कम थी, और वो बाइबल विदेश में प्रिंट हुआ था, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज को पता था जो यदि आपको अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करना है इस पूरे क्षेत्र में, तो यहाँ की लिपियों के आधार पर मैं अपनी धार्मिक ग्रंथ को प्रकाशित। फिर आप देखिएगा जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, श्रीरामपुर से लेकर के पूरे का, मैंने अपने किताब में सबका जिक्र किया हुआ, तो उन लोगों ने कैथी में बाइबल को प्रकाशित किया। तो कैथी की जो एक आप कहते हैं जो उसकी सर्व स्वीकारता थी या उपयोगिता थी, वो आम जन तक थी, जो समाज के गरीब और सबसे कमजोर वर्ग के लोग थे, महिलाएं थी, उन तक थी। तो दूसरे शब्दों में यदि आप कहेंगे सामाजिक परिवर्तन के लफ्ज में, तो धार्मिक परिवर्तन किसका होता है? जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति होते हैं। तो वो उनको पता था और उन्होंने एक करके दिखा दिया, जो किस तरह से लोगों को लिपि उनके लिपि में धार्मिक ग्रंथ यदि देंगे तो संदेश देंगे तो उन तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार कैथी की यात्रा शुरू हुई। कैथी फिर हमने लोगों को विलुप्त हो चुकी थी, तो हमारे दिमाग में ये था जो ठीक है किताब तो एक लिख दी, ये पुनर्जीवित कैसे होगी। एक तो अभी से सुना था हमने कि ये जो कैथी लिखने का तरीका है, भूमंडलीय आप दें, अगर आप मालदा से चल करके और बंगाल ये पश्चिम पंजाब तक जाएं, अंदर सिंध तक जाएं, जहां भी जाएं, हर जगह आप पा रहे हैं कैथी। और लेकिन उसके लिखने का तरीका, उस लिपि के लिखने का तरीका में कुछ बदलाव है। क्या है वो बदलाव? देखिए, बदलाव दो तरह से है। एक तो भाषागत बदलाव है। कैथी जैसा हमने कहा जो लोकल जितने भी लैंग्वेज थे उसी को वो लिखते थे, बोली को लिखते थे। तो बोली में यदि कहीं पर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो उसी क्षेत्र में ही प्रचलित हैं और आप वो जानते नहीं हैं, तो आप जाकर उलझ जाएंगे। दूसरी बात, जो कैथी में गुरुजी होते थे, जैसे हमने अपने अध्ययन में पाया जो 67 टाइप के क्लस्टर होते थे कैथी में।
अब जिस गांव में गए उस गांव में एक मुंशी जी हुए, उन्होंने अपना बयान लिखना शुरू किया। उनके इर्द गिर्द जो लोग हुए उन्हीं के स्टाइल में, यदि रॉ वो ऐसे लिखते हैं तो वो भी ऐसे ही रॉ लिखेंगे। वो जैसे शब्द लिखे, जिन शब्दों का उपयोग किए, जिन अक्षरों का उपयोग किए, तो वही करेगा। तो एक तरह से वो एक स्टाइल टाइप की डेवलप हो गया। ऐसा नहीं था जो वो स्टाइल दूसरे स्टाइल से कंट्राडिक्ट करता था, लेकिन आपको लगेगा जो कोई कोई अक्षर में रॉ ऐसे यहाँ लिखा गया और ये ऐसे लिखे हैं, है तो दोनों रॉ, लेकिन दोनों रॉ के बनावट में अंतर है। तो उसी तरह से इसी को सॉल्व करने के लिए हमने 7 तरह के कैथी का रचना किया, कम से कम क्षेत्रीय आधार पर 3-4 तरह का। मैथिली का कैथी अलग है, भोजपुरी क्षेत्र का कैथी अलग है, मगही क्षेत्र का कैथी अलग है। अब जमीन के दस्तावेज को लोग समझते हैं जो हम कैथी पढ़ लेंगे, जो कि बहुत गलती होती है इससे, जो हम पढ़ लेंगे और जमीन का दस्तावेज पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते हैं आप। कैथी यदि आपको आती भी है तो जमीन के दस्तावेज में जिन ग्रामर्स का उपयोग किया जाता है, अब धुरकी का उपयोग, आप धुरकी आपको समझ में नहीं आ रही है जो क्या होता है, शेर, कनमा, छटाक का उपयोग होता था वहां पर में। तो उस जमाने में समाज में जो वोकैबुलरीज प्रचलित थी वही वोकैबुलरीज आपको तत्कालीन दस्तावेज में मिलेगी। अब वो जानते ही नहीं है, आप जमीन के बारे में ठीक से आपको समझ में नहीं होती है, जो बेचने वालों को क्या बोलते हैं, खरीदने वालों को क्या बोलते हैं, चौहद्दी क्या होता है, मौजा क्या होता है, रकबा क्या होता है, और ये सब क्या। तो हमारा ये, हम बार बार लोगों से ये कहते हैं जो कैथी जरूर सीखिए, लेकिन कैथी सीख करके पहले आप जमीन के दस्तावेज की सारी चीज समझ लीजिए, तभी आप दस्तावेज का अनुवाद करना शुरू कीजिए। ऐसे नहीं करिएगा। नहीं, स्टाइल ऑफ राइटिंग आपने कहा 7 तरीके, 7 खांचे में बांटा। हाँ, 7 खांचे में बांटा। सिर्फ बिहार के परिक्षेत्र की बात कर रहे हैं या बढ़ के आगे? बिहार जैसे बिहार में हमने 3 मुख्य रूप में बांटा। अब उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर और बनारस साइड की जो कैथी होती है उसमें थोड़ा सा वो खड़ी बोली का प्रभाव आता है। तो अक्षर तो वही है, लेकिन चूंकि भाषा बदल जाती है, तो आपको हम चाहते हैं जो वो भाषा पहले आप सीख लीजिए अक्षर के साथ साथ। तो मेरा यही कहना था। नहीं, आप फिर इसमें जब आ रहे हैं परिक्षेत्र की बात आ रहे हैं, तो झारखंड में खो या गुफा की भाषा लिपि थी, वहां भी मिलता है कैथी का जगह या नहीं? खो जो आप गुफा की जो लिपि बोलते हैं, गुफा की लिपि का पीरियड बहुत पुराना है, कैथी उतना पुराना नहीं है। उस पीरियड के बाद आपको ये जो प्रोटो ब्राह्मी आपको मिलता है, फिर ब्राह्मी आता है, फिर ब्राह्मी के बाद फिर बहुत सारे लिपि आते हैं। इसलिए उस पीरियड, ये तो गुप्तोत्तर काल की लिपि है। 8वीं, जैसे अब ये वहां पर में कैमूर जिला में एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि उस पीरियड 8वीं शताब्दी का है। इसमें एक और आपको परेशानी का जड़ मिलेगा, जो आपको स्टोन इंस्क्रिप्शन बहुत कम मिलेगा, क्योंकि स्टोन इंस्क्रिप्शन में संस्कृत यूज होते थे, और वो संस्कृत जहां पर भी है वहां पर कैथी नहीं मिलेगी। नहीं, ये तो इसमें जो अशोक स्तंभ है उसमें तो ब्राह्मी का इस्तेमाल है। ब्राह्मी का इस्तेमाल है। हाँ। तो ब्राह्मी का जो इस्तेमाल है, तो अशोक स्तंभ तो इसके पहले के पीरियड का है जी। तो जहां से इसका जन्म हुआ है 7वीं-8वीं शताब्दी के बाद, उसके बाद आपको मिलेगा, आपको जैसे कि कबीर के कुछ बाद के दिनों में आयत मिल जाएंगे। उससे पहले जो घुमंतु साधु हुआ करते थे उसमें वो लिखा, जैसे कि आंध्राठाड़ी का जो मंदिर है या फिर मधेपुरा का जो मंदिर है, जहां जहां वो मिले हैं वहां पर वो आपको कैथी में मिलेंगे आपको। ये थे गोरखा या गोरखपंथी जो साधु महात्मा जो जोगी वगैरह, उनका भी इस्तेमाल ये था। उनका भी वो इस्तेमाल होता था। उस समय में तो लिखने की परंपरा बहुत कम थी, क्योंकि कागज का प्रयोग तो नहीं के बराबर होता था, तो लिखने वाले की संख्या भी बहुत कम होती थी। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समाज विकसित हुआ है, विकास हुआ है, लोग लिखने की परंपरा में वृद्धि हुई है, लेकिन एक ही बार जब से कागज का प्रयोग होना शुरू हो गया, उसके बाद से लोग पढ़ने लिखने वालों की संख्या अधिक हो गई है। और ये सब जगह हुआ, कैथी में ही नहीं हुआ। कैथी में आते आते थोड़ा समय लगा है उसको। मैडम जी, आप वहाँ हैं, विधान परिषद में हैं, और सरकार ने अचानक फैसला लिया कि अब जमीन के कागजात जितने बिहार के लोग हैं आप ठीक ठाक करा लीजिए, और हड़कंप सा मचा, और कहते हैं कि ज्यादातर कागजात जो है वो कैथी में लिखा गया था। तो अचानक जो आपने शुरुआत किया, इंट्रोड्यूस किया, कैथी पढ़ने वाले बहुत सारे लोग तैयार किए, उन सबको रोजगार मिला क्या ये सरकार की ओर? देखिए, हमने लगभग 2000 लोगों को कैथी सिखाई है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, हम दोनों मिल करके ये एक काम शुरू किए थे मैथिली साहित्य संस्थान के तत्वावधान में,
और अभी कुछ दिन जो सर्वे हुआ है, सर्वे अनाउंसमेंट के बाद भी हमने पटना में 7 डेज का कैंप लगाया था और लोगों को उसमें ही एक टीचर थे, बकार था छपरा का, जो हमारा शिष्यवत है, अब तो शिष्य नहीं कहना चाहिए, अब तो गुरु बन गए वो। और एक प्रीतम जी पहले से हम लोगों के संपर्क में थे, डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा उनको कैथी सिखाए थे और हम लोगों के साथ संपर्क में थे। वो हम लोगों के प्रोत्साहन पर में BHU में कैथी में PhD में एनरोलमेंट लिए थे। बहुत बड़ी बात थी वो, कैथी लिपि पर PhD करना। तो हमने उनको क्लास लिवाया। फिर एक जो BHU की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि उस कालखंड का BHU का जो आर्काइव है मदन मोहन मालवीय का, वो बड़ा समृद्ध आर्काइव है। वहां कहीं आपको दिखता है कैथी वगैरह दिखा या नहीं दिखा? वो लोग काम कर रहे हैं उस पर सब जगह, तो हम वहाँ कैथी ढूंढने हम नहीं गए हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी समय में विभाग के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे जय सिंह जी। तो जय सिंह जी के एक फोन आया उनके जूनियर का, जो एक मीटिंग चाहते हैं। हम लोग गए मीटिंग में, हम गए थे, जय सिंह जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा जो हमको अपने सारे रेवेन्यू एम्प्लॉय को सिखा देना है कैथी, सो कैसे क्या होगा। सो हमने उनको दिया जो है वाल्मी है गया और पटना में, आप उनको सिखा दीजिए वहाँ पर में। तो नहीं, आप चल करके सिखाइए सारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को। कहा हमसे संभव नहीं है, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, तो टीचर दीजिए। तो फिर हमने बकार और प्रीतम का नाम सजेस्ट किया और उन लोगों ने 5-6 जिला में जाकर के किया, लेकिन संभव नहीं हो सका। इसलिए जो 350 एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो कहाँ से सीख पाएंगे लिपि, नई चीज। तो हुआ तो, लेकिन उनका भी मन नहीं भर रहा था और लड़के सब भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्होंने किया जो ठीक है, सो किताब एक लिख दीजिए। तो प्रीतम हमसे संपर्क किया, जो लोग बोलते हैं किताब लिख देने के लिए, हमको लाइए किताब लिख के। तो फिर प्रीतम लिख करके हमको भेजा। हमने कहा जो ठीक है, इसको करो, प्राइमर टाइप का है तो आप सीख सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ने उसको पहले ऑनलाइन पब्लिश किया, फिर वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो और सेक्रेटरी मिल करके उसको किया, न्यूज़ भी बनी वो। फिर हुआ जो भाई तो इसको किताब के रूप में पब्लिश होना चाहिए। तो अभी पटना पुस्तक मेला लगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्टॉल पर जाकर उस किताब को उल्टे तो मीडिया ज़्यादा कवरेज कर दिया। तो फिर उनको लगा जो भाई तो बहुत डिमांड है इसकी। कल जो हमारे पास सूचना आई है, अखबार में निकला हुआ था एक, तो लगभग 10,000 प्रति सिर्फ पुस्तक मेला में बिक गई है उस किताब, कैथी लिपि किताब की। तो हमने कहा जो अब तो जीवंत हो गई, अब तो कुछ नहीं करना है। जब 10,000 लोग सीख जाएंगे, तो हमने अपने किताब के साइड में लिखा था जो मेरा सपना है, जो कम से कम 1,000 आदमी सीख जाए, 500 से 1,000 आदमी सीख जाएगा जो कैथी लिपि मिलेगी नहीं। अब तो ये डेटा मिल रहा है, जो 10,000 लोग खरीद के ले गए हैं, 10,000 नहीं सीखेंगे तो 2,000 तो सीख ही जाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर एक और दृश्य माध्यम से हम बात कर रहे हैं। पटना में रहल-सुल्तान म्यूजियम है, बड़ा समृद्ध है। और रहल-सुल्तान जब बुद्धिज्म की तलाश में निकले और तिब्बत तक बहुत सारी चीजें लाए और इकट्ठा करके लाया, और एक सेक्शन है वो लोगों को बड़ा प्रभावित करता है। एक व्यक्ति कितने सारे काम कर सकता है वो देखते हैं, और सब सामग्री उसमें कहीं कोई कैथी का चैप्टर आप चूंकि पटना में पाटलिपुत्रा में तो नहीं, वो जो लाए हुए हैं वो उसमें कैथी नहीं है। वो जो लाए हुए हैं कंजूर और तंजूर अधिक मात्रा में है। और आपको एक नई जानकारी हम दे दें, आपके लिए हो सकता है नई जानकारी हो, बहुत लोग तो जो जानते होंगे। देखिए वो क्या था, राहुल सांकृत्यायन क्या लाए थे। आपका जो नालंदा का विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय को ऐसा कहा जाता है जो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो जलाने से पहले वहां के पंडित और गुरुजी सब जो थे, वो यहाँ से पांडुलिपियों को तिब्बत ले जाकर रखते थे। 50 साल पहले से यहाँ से तिब्बत ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया था। तो उस ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ यहाँ से गए जो मिथिलाक्षर में लिखे हुए थे। अब आप समझिए 7वीं 8वीं शताब्दी में, मतलब बख्तियार खिलजी के जलाने से पहले मिथिलाक्षर का पांडुलिपि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रही थी। और वो यहाँ से ले गए, वहाँ वो रखा हुआ था। वहाँ तिब्बतियों ने क्या किया, वहाँ के मठ और विद्वानों ने उसको तिब्बती भाषा में अनुवाद कर दिया, ताकि तिब्बती लिपि में और तिब्बती भाषा में। तो जब यहाँ से गए हैं तो प्रमाण वार्तिक वगैरह जो ग्रंथ है वहां से वो लाए, और कुछ तिब्बती का जितना भी कंजूर तेंजूर था, जो ओरिजिनल तो था संस्कृत में यहाँ पर में या इसमें, और वहां से उसको उन्होंने उठा के लाया। और वो बिहार रिसर्च सोसाइटी नाम की एक संस्था, बहुत पुरानी है, हम लोग उसे सिद्धपीठ कहते हैं। और भारत में जो 3 उत्तरी क्षेत्र में बंगाल और पूना के बाद उसी का स्थान है, और बहुत ही प्रतिष्ठित और समृद्ध पुस्तकालय था। हालांकि अभी भी वो उसकी स्थिति अब अच्छी नहीं रह गई है।
तो उसमें वो रखा हुआ है, उसमें कैथी नहीं है लेकिन मिथिलाक्षर है। मिथिलाक्षर पे भी आपका बड़ा व्यापक काम है। हाँ, तो कितने लोगों को मिथिलाक्षर सिखाया आपने? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैं खुद मिथिलाक्षर नहीं जानता हूं, तो सब आदमी सब जान जाए जरूरी भी नहीं है, लेकिन मिथिलाक्षर के जब हमने सिखाना शुरू किया तो उस कैंप में मिथिलाक्षर भी रखते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिथिलाक्षर सीखते थे, बहुत सारे लोग कैथी सीखते थे, बहुत सारे लोग दोनों सीखते थे। अब हमको क्लास खोलना ही है, जब हम रूम ले ही रहे हैं तो 3 घंटा वो 3 घंटा वो, 3 घंटा से ज्यादा कोई लिपि सीख भी नहीं सकता। तो हमने सिखाया, हमने बहुत सारे, बाद में ऑनलाइन भी बहुत लोग कोर्स किया। कोरोना टाइम में तो मैं भी मिथिलाक्षर या बाकी बहुत सारे। अब देखिए मिथिलाक्षर में क्या है, कहानी क्या है मिथिलाक्षर की। मिथिलाक्षर सामान्य जनता की लिपि नहीं थी, पढ़े लिखे लोगों की लिपि थी, और मिथिलाक्षर और संस्कृत का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है दोनों के बीच में। तो अब आप मिथिलाक्षर जान गए और संस्कृत नहीं जाने तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। आप संस्कृत जान गए, मिथिलाक्षर नहीं जाने तो आप पांडुलिपि, मिथिला की पांडुलिपि नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बार बार कहते हैं, जो हे भाई जी, जो आदमी मिथिलाक्षर जान गए थोड़ा संस्कृत भी पढ़ लीजिए। और संस्कृत आप देखिए इसका क्या उपयोगिता है। मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट है दरभंगा में, कबड़ा घाट में, 1950 के आसपास का बना हुआ बहुत व्यापक इंस्टीट्यूट है। सारे 12,000 से अधिक पांडुलिपियां पढ़ी हुई हैं जो संस्कृत और मिथिलाक्षर में है। कैथी में भी है, बहुत सारी पांडुलिपियां कैथी में भी है। संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा में हमको लगता है जो 5,500 6,000 करीब पांडुलिपियां वहां पड़ी हुई। इनमें से अधिकतर पांडुलिपियों का अनुवाद नहीं हुआ है, वो ऐसे अलमीरा में बंद करके रखी हुई है, या यदि अनुवाद भी हुआ है तो वो पॉपुलर नहीं है। तो अब जरूरत है, जब हमारी अब संख्या बढ़ गई, अधिक लोग अब जानने लगे, तो क्यों नहीं वैसे पांडुलिपियों का हम अनुवाद, सरल अनुवाद करें, ताकि हमारी पीढ़ी समझ सके न्याय क्या है, सामाजिक उसमें से हम क्या हमारे लिए उपयोगी है, जिसको हम आज पढ़ करके उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम लोग बंद करके अलमीरा में, ये जनरेशन पार हो जाएगा, मर जाएगा, और हम अपने पुरखों द्वारा संग्रहित चीजों का उपयोग अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो हम सरकार को भी बहुत बार बार कहते हैं, और यही कारण है कि जो हम लोग मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत आवेदन दे रहे हैं, बहुत जन जागरण कर रहे हैं। यदि वो हो जाएगा तो विदेशी विद्वान भी आएंगे, वो पढ़ेंगे, वो यहाँ तब ना हम विश्व गुरु कहलाएंगे, और हमारी जो थाती है, हमारी जो संस्कृति का धरोहर है, उसका उपयोग न सिर्फ हम करेंगे बल्कि पूरी दुनिया करेगी। ज्ञान का तो कहीं कोई सीमा नहीं है, बाहर में जो अन्वेषण होता है उसका उपयोग हम करते हैं, हमारे यहाँ जो अन्वेषण है उसका उपयोग कोई सीमा नहीं, और सीमाबद्ध भी। लेकिन अब हम इन चीजों को बता नहीं पाते हैं। वही मिथिलाक्षर सीख गए तो संस्कृत सीखने में क्या लगता है, सीखिए संस्कृत, चलिए उतरिए, आइए, कम से कम अपने जीवन में एक पांडुलिपि का यदि आप अनुवाद कर दीजिएगा, जो सबसे 15 फोलियो का पांडुलिपि या 20 फोलियो का पांडुलिपि है, उसको आप देवनागरी में ही अनुवाद कर दीजिए जो मिथिलाक्षर में लिखा हुआ है, फिर कल की जनता उसको अनुवाद भी कर देगी दूसरे में। लेकिन हम ये चीज बताइए कि अब हम लोग बातचीत के आखिरी चरण में हैं, ये जो खत्म हुई लिपियां या जो भी मिथिलाक्षर कह रहे हैं, या मिथिलाक्षर हम लोग मूल तौर पर बात कर रहे थे कैथी लिपि पे, तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, कैसे विलुप्त लिपि में चला गया? अब देखिए, ये जो आपका मैं यदि उत्तर दूं तो ये राजनीति से प्रेरित हो जाएगा। नॉर्मली मैं ऐसे प्रश्न से बचता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। देखिए कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। गलतियां हुई हैं ये, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता हमारी असली पूंजी है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है हमारी सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता में सब कुछ आता है, पहनावे आते हैं, भाषा आती है, लिपि आती है, पूजा आता है, आचरण आता है, रहन सहन आता है, बहुत चीज आती है। हम लोगों ने क्या किया, हम पर सबसे पहले मुगल अटैक किया। मुगल ने चाहा जो यहाँ की सारी संस्कृति को खत्म करके हम अपनी संस्कृति को इम्पोज कर दें, इम्पोज किया भी। और जो भी शासक आता है तो उसका पहला दायित्व ये होता है जो हम अपनी सारी चीजों अपने रंग में रंगे, राजा अपने रंग में रखता। वो खत्म हो गई। फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज ने कहा नहीं 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 नहीं, मुगल कैथी में तो पूरा आपको मिलेगा। जो वो अंग्रेज तो पर्शियन को खत्म करना चाहते थे, लेकिन खत्म हो गई कैथी। उन्होंने कहा जो नहीं, पर्शियन जब तक खत्म नहीं होगा, हिंदी खत्म नहीं होगा, तो रोमन इम्पोज नहीं होगा, अंग्रेजी इम्पोज नहीं होगा, तो फिर मुश्किल होगी, फिर आपको वो अलग उसका इतिहास है। उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन इस चीज को हम भी नहीं, जब आजादी भी हमको मिली है, आजादी के संग्राम में जो हमारे पुरखे जो लड़ाई लड़े थे, उन्होंने क्या किया, जो पूरे भारत को एक ज्योग्राफिकल एरिया मान लिया। उन्होंने कहा जो एक राष्ट्रभाषा की कल्पना, हिंदी की कल्पना उन्होंने कर दिया। उन्होंने देवनागरी हिंदुस्तानी की कल्पना कर दिया।
और लोगों ने माना। घाटा हमको वहीं से हो गया। घाटा क्या हुआ, जो हमारे इस थ्योरी को दक्षिण ने नहीं माना। आप उड़ीसा से उधर चले जाइए तो कुछ कोई कहीं भी हिंदी का तो लेकर के आप कितना विवाद हुआ है आप देख सकते हैं। बंगाल ने नहीं माना, इधर नॉर्थ ईस्ट में हमारा नहीं माना। कौन माना? जो आज का हिंदी बेल्ट है, जो बिहार है सबसे अधिक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो एरिया है। घाटा क्या हुआ, हिंदी आगे बढ़ी और हमारी क्षेत्रीय भाषाएं उसके रोलर के तले में दबती चली गई। हमारी लिपि खत्म होती चली गई, देवनागरी ऊपर चली आई, हमारी सांस्कृतिक विविधता नष्ट हो गई। इसको लोगों ने नहीं देखा, लोगों ने नहीं समझा, इससे होने वाली हानि को लोग नहीं समझ पाए। यही कारण है जो 2024 में नीतीश गवर्नमेंट सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा, जो कैथी में हमारी जो जमीन की धरोहर है, जब तक हम जमीन के दस्तावेज को आम जनता से अवगत नहीं कराएंगे तो हमारा विवाद रहेगा। क्योंकि 90% विवाद कैथी को लेकर के, जमीन को लेकर के है। वकील साहब कोर्ट में जाता है झगड़ा होने के लिए, जो हमारा भाई का जमीन है, क्या हमारा भाई का जमीन है, वकील साहब कैथी नहीं जानते हैं, जज साहब नहीं जानते हैं, क्या फैसला देंगे। लोन लेने के लिए जाते हैं, जो भाई हमारा जमीन का दस्तावेज है, और बैंक मैनेजर लोन नहीं माने पढ़ता ही नहीं है जो क्या लिखा हुआ, लोन कैसे वो देगा। वो कहेगा जाओ तुम इसको ट्रांसलेट करा के लाओ, हम 2000 रुपया देंगे, गलत ट्रांसलेट करा के ले आएंगे, उसी पर लोन लेंगे, क्या करेंगे आप। तो ये एक बहुत बड़ा फेटल एरर था गवर्नमेंट को, जो लोग गवर्नमेंट इसको गोल्डन रूल को ये नहीं समझ पाए थे, जो सांस्कृतिक विविधता हमारी पूंजी है। आज सरकार मान ले, सरकार के अधिकारी मान ले, तो उसको आदर करना शुरू कर दें तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तीसरी बात हमारी है, मैंने कहा जो एक हिंदी को बढ़ाने में हमारी सारी क्षेत्रीय भाषाएं खत्म हो गई। भारत में आज तक लिपि पर में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिला होगा। हमने कितने जगह इसका एडवोकेसी किया, जो भाई एक तो कोई संस्था बनाइए, भाषा की दृष्टि से 50 संस्था मिल जाएगी, लेकिन लिपि के लिए कोई भी संस्था नहीं मिलेगी आपको। आप भारत में सब जगह अपनी लिपि है, तो भाई अब खत्म हो गई लिपि आपकी। तीसरी चीज है जो आपको इस चीज को मानना पड़ेगा, जो क्षेत्रीय लिपि थी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम उसको, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के चक्कर में क्षेत्रीय का गला घोट देंगे तो आपकी सांस्कृतिक बहुलता, सांस्कृतिक विविधता आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, फिर आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। आप हमको बताइए, यदि हम ये कैथी का काम नहीं करते तो कैथी के लिखे हुए लाखों दस्तावेज तो कोई नहीं पढ़ पाता। हमने एक अनुवाद किया था राजकुमार शुक्ल की डायरी का कैथी में। आपको मैं बता दूं, जो एनसीईआरटी द्वारा एक चैप्टर, जो इंडिगो चैप्टर था, जो आप मैट्रिक और इंटर के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें 22 गलतियां थी। और उस 22 गलतियों को और हमने भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, जो भाई यही एनसीईआरटी का किताब पढ़ करके बच्चा आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, उसके दिमाग में यही एनसीईआरटी भरा रहता है, इसके आगे कुछ नहीं रहता है। और आप उसमें एक चैप्टर में 22 गलतियां बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो आधार वही था जो मेरे पास राजकुमार शुक्ल की डायरी थी। चंपारण सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं, इंडिगो नाम का वो चैप्टर था। आपको अपनी इतिहास लिखना है तो वो जब तक आप आर्काइव से निकल के घर में नहीं जाएंगे, आप घर के दस्तावेज को आधार नहीं बनाएंगे, तब आप ऐसे ही घूमते रह जाएंगे जैसे कि घूमते हम लोग रह गए थे। भाषा इतनी संवेदनशील चीज होती है, जो बांग्लादेश का निर्माण सिर्फ भाषा के आधार पर हुआ था, पंजाब का बंटवारा सिर्फ भाषा के आधार पर हुआ था, महाराष्ट्र का बंटवारा सिर्फ भाषा के आधार पर हुआ था। भाषा मनुष्य के शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज है, आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीज है। यदि इसको संवेदनशीलता से नहीं ग्रहण किया गया, उसको जो नीति निर्धारक हैं उसको इसके संजीदगी को नहीं समझे, तो समाज में खलबली मचती है। और वो खलबली का आपके पास में पर्याप्त उदाहरण है। आपकी ये नीतिगत निर्णय है जो आप लिपि को बचा लीजिए, आपका ये नीतिगत निर्णय होना चाहिए जो आप भाषा को बचा लीजिए। भाषा जिस स्वरूप में उसको रहने दीजिए, सरकार उसमें इंटरवेन नहीं करे। अभी भी सरकार क्या करती है, जो एक भाषा को बांट करके दूसरा भाषा बनाती है। मैथिली को बांट करके अंगिका बना दिया, बजिका बना दिया, अब अंगिका को बांट करके सुरजापुरी बना रहा है। खगड़िया का अलग अंगिका, भागलपुर का अलग अंगिका। तो सरकार का ये विभेदकारी नीति होती है, सरकार का अपना डिक्शनरी होता है, अपनी राजनीति होती है। जनता की अपनी राजनीति होनी चाहिए, उसको अपने जाति पात से ऊपर उठना चाहिए। भाषा न किसी जाति की होती है, लिपि न किसी जाति की होती है। यदि कोई गौरव करता है तो वो लिपि के लिए नुकसान करता है। और अंतिम बात मैं कह दूं, जो लोगों को ये समझ में थी, जो कैस्थों की लिपि है कैथी, मैं चुपचाप सुन रहा था, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था जब कैथी पुनर्जीवित हो जाएगी। और आज मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, जो कैथी को खत्म करने के लिए सबसे अधिक आवेदन कैस्थों ने ही दिया था, क्योंकि वो कैस्थ जो थे वो भविष्य देख
रहे थे जो आगे आने वाला समय अंग्रेज का है, ये कैथी खत्म हो जाएगा तो हमको नौकरी मिलने में आसानी होगी। सबसे पहले पर्शियन कायस्तों ने सीखा, सबसे पहले अंग्रेजी कायस्तों ने सीखा। ब्राह्मण तो दूसरे लाइन में थे, ब्राह्मण तो धार्मिक ग्रंथ से जुड़े हुए थे। और इस प्रकार से कायस्तों ने अपना भविष्य देखते हुए कैथी को खत्म किया था। मुझे बहुत खुशी है जो आज दिन देखना पड़ रहा है, जो कैथी की 10,000 पुस्तकें 4 दिन में बिकी है। घर घर कैथी चली जाएगी, सारे लोग सीख जाएंगे, मुकदमा खत्म हो जाएगा, दस्तावेज का महत्व समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको कि आपका जो काम है वो ऐसे ही बहुरंगी तौर पे आगे बढ़ता रहे। और प्रधानमंत्री ने कहा है लोकल इज वोकल, तो इसको इस अर्थ में परिवर्तित होने में समय लगेगा। आप जैसे लोग जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, निजता पे काम कर रहे हैं, अपनी समृद्धि पे काम कर रहे हैं, उनको मदद मिलनी चाहिए, उन्हें सहयोग मिलना चाहिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का यही उद्देश्य है। मेहरब लाल दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।